मस्खरी। समरेश बसु। विवाह का मुहूर्त शाम को था। फाल्गुन का महीना, महीने का अंत। शहनाई वाला ऊँघता हुआ वही जाने पहचाने गीत बजाता जा रहा था, शहनाई की रंगीन धुन। इसी बीच हवा में चैत्र की उदास धुन फैल चुकी थी, जैसे रिक्त गृहत्यागी सन्यासी को घर के किसी कोने से शुकसैया पुकार रही हो। शादी उपनगर के एक पल्ली जैसे इलाके में थी। शादी के घर की रोशनी और लोगों की भीड़ के बीच उदास हवा मन ही मन गाती बह रही थी। आंसुओं के बीच मुस्काती वो धुन मरमराती थी बकुल के झोंकों में, चंपा के झाड़ों में। सब बहुत खुश थे। रस्में शाम को ही पूरी हो गई थीं। खाना पीना भी रात के 9 बजे तक लगभग समाप्त हो चुका था। दूल्हा कलकत्ते का है, बाराती भी कलकत्ता वाले हैं। 20 मील दूर इस मुफस्सल के साथ व्यवधान बहुत ज़्यादा था। सब खुशी खुशी वापसी की ट्रेन पकड़ चले। दूल्हे ने खबर भेजी कि केवल उसका दोस्त दिनेश, जो कि बारात में आया था, वो आज रुक जाए। दूल्हे को वासर घर में ले आया गया था। दूल्हा रूपवान युवक था और उसका नाम था शिवेन। बड़ा ही सहज और आत्मविश्वासी था। अपनी निसंकोच बातों और हंसी से उसने अकेले ही समा बांध दिया था। उसकी हाजिर जवाबी और लच्छेदार बातों के सभी कायल थे। कलकत्ते में प्लाईवुड के कारोबार में उसने खूब पैसे बनाए हैं। वो बाकायदा पैसे वाला दामाद था, इसलिए उसकी चाल में एक मात दे देने वाला आत्मविश्वास था। दुल्हन बगल में बैठी थी, गठबंधन में बंधी हुई। लड़की भी कुछ चुनिंदा किस्म की थी, यानी सुंदर थी। हाथ पाँवों के विस्तार में, नैन नक्श के तीखेपन में, सुविन्यस्त विशाल जूड़े में वो सुंदर थी। उस पर भार था तो केवल अलंकार, श्रृंगार प्रसाधन और सिल्क साड़ी का। नाम था रानी। कानखी की झलकियों और हंसी दबाते होठों से पता चलता था कि वो काफ़ी खुश थी। लड़कियां वासर जागने को महफिल सजाए बैठी थीं। लड़कियों के निरंकुश राज्य में अकेला शिवेन निसंकोच रूप से घुल मिल गया। सालियां कई श्रेणियों की थीं। रानी की सहोदरा से लेकर फुफेरी, मौसेरी और भी कई रिश्तों से जुड़ी बहनें। इसके अलावा था सहेलियों का झुंड, और सभी वासर घर के उपयुक्त थीं, अर्थात नीम पुख्ता। उम्र में कमोबेश ढुलक चुकने वालों में थीं विवाहित सालियां और सलहज। उम्र ढलान पर होते हुए भी इनके हाव भाव, इशारों या बातों पर उसका असर नहीं दिखता था। इनमें विशेष रूप से थी वाणी, रानी की विवाहित दीदी। वो शिवेन के बगल में बैठी थी। सिर्फ महफिल जमाना ही नहीं, वर वधू के सामाजिक आचार प्रणाली का परिचालन भी उसके हाथ में था। इनको नमस्ते करो, चांदी का सरौता पकड़े रहना शिवेन, काजलदान जूड़े में घुसाए रख रानी, ये सब कहती जा रही थी। इसके अलावा थी रानी की नानी, जो मोतियाबिंद और रतौंधी की मरीज थी। पक्के रस के समारोह में वो रह रहकर आदिम कच्चे रस की फुहारें छोड़ती जा रही थी। बाकी बुजुर्गों को इस महफिल में आने की इजाज़त न थी। महफिल का रंग शुरू से ही जम गया था। शुरुआत में ही वाणी एक घूंघट ओढ़ी बुढ़िया को ले आई। बोली, भाई शिवेन, ये तुम्हारी एक और नानी सास हैं, इन्हें प्रणाम करो। शिवेन ने क्षण भर में नानी सास को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, माफ़ कीजिएगा दीदी, चेहरा देखे बगैर मैं प्रणाम नहीं कर सकता। क्यों? शिवेन ने आंखें मटकाते हुए कहा, ये हैं तो काफ़ी उम्रदार, पर इनके पाँव तो बच्चों जैसे हैं, जैसे कि अलता लगी हुई हो। इतना कहते ही हंसी की फुलझड़ी छूट पड़ी। नानी सास ने उछलकर घूंघट उतार दिया। पता चला कि वो रानी की एक 14 साल की बहन है। भाई वाह, क्या नज़र है जमाई बाबू की। असली नानी सास बोली, अरे बेवकूफ़ दामाद, ऐसे ही पाँवों को तो झट से छू लेना चाहिए। अरे अरे, क्या बेहयाई है। बेहयाई थी या नहीं क्या पता, पर पूरी महफिल में आँखों के इशारे और हंसी के ठहाके एक दूसरे पर ढुलक कर गिरने लगे। मजाक और मस्खरी में वही एक विचित्र संकेत ताक झांक करता था। इसी बीच ज़रा गौर करने पर नज़र आता था कि किसी किसी की आंखों में दबा हुआ विद्वेष है या विषाद। वे बहुत ही नगण्य थे,
असल में उनकी रात यौवन के जलसे में आंखों में ही बीत रही थी। किसी ने कहा, ए रानी, ज़रा आंखें उठाकर तो देख। शिवेन ने होंठ दबाए कहा, किसकी तरफ? फिर से हंसी। कितना मुंहफट है, अर्थात दामाद बिल्कुल एक्सपर्ट है। फिर गाने की बारी आई। जमाई बाबू को गाना पड़ेगा। उसने सिर हिलाकर साफ इनकार कर दिया। दरअसल उसका हाथ इलेक्ट्रिक गिटार पर ज़्यादा मंझा हुआ था। वाणी ने कहा, तुम हार गए भाई शिवेन, तो अब मेरी बहनों का गाना सुनो। ये कहकर वो एक एक करके बुलाने लगी और वे एक एक करके बैठती गई हारमोनियम के सामने। जब सभी गाते गाते थक चुकी, तब 100 सुनार की और 1 लुहार की वाले अंदाज में शिवेन ने हारमोनियम पकड़ा। उसका गाना सुनकर समझ में आ गया कि वो बिल्कुल अनाड़ी तो नहीं था। गज़ल उसने सुर में गाया। सभी एक स्वर में बोल उठी, उफ, कितना झूठा आदमी है। अर्थात जमाई बाबू को गाना आने के बावजूद उसने झूठ बोला था। गायिकाएं मायूस तो नहीं हुई, पर हार का पलड़ा उन्हीं की तरफ भारी रहा। तिरछी मुस्कान के साथ अब एक्सपर्ट शिवेन ने कहा, मेरा तो बहुत टेस्ट हो चुका, अब आप लोगों का भी होना चाहिए। कहते हुए उसने अपनी जेब में से एक बहुत बड़ा चमड़े का पर्स निकाला। 10 रुपए का एक नया नोट सामने रखा। दूसरी जेब में से गोल्ड फ्लेक का टिन निकाला और एक सिगरेट लेकर कहा, अपने हाथों से सिगरेट सुलगाकर जो 3 कश लेकर दिखाएगा, ये 10 रुपए उसके। तो कौन करेगा? एकाएक नारी वाहिनी में हंसी की एक उन्मत्त लहर उठी। चालाकी तो देखो, वाणी ने मुंह बनाकर कहा, आपको लगता है कि हमसे ना हो पाएगा? वैसे अगर सिगरेट ही पीनी है तो 10 रुपए क्यों, उसको डबल किया जाए। वही सही, कहकर शिवेन ने एक और नोट रख दिया। सकुचाई वाणी अब खिलखिलाकर हंस उठी। हंसी हंसी में भी अगर किसी अच्छे घर की लड़की ने एक बार सिगरेट पी ली तो वो भ्रष्ट हो जाती है। वाणी यही जानती है। वैसे भी होठों में सिगरेट का मतलब मुंह में धुआं। छी छी। बोली, अरे थू थू, ये तो मुझसे 100 रुपए में भी ना होगा भाई। कईयों ने हंसते हुए कहा कि मैं कर लूँगी, पर किसी से ना हो पाया। रवैया यूँ था कि उनमें से कुछ शायद कर लेती अगर शर्त अकेले में 2 लोगों के बीच लगाई गई होती, लेकिन इतनी सारी औरतों के बीच, छी, लोग क्या कहेंगे। बस कुछ के हास्य दीप्त नेत्रों की छाया में 10 रुपए के 2 नोट जागे रहे और नोट पर छपे शेर के हिंसक दांत, वे और भी कड़वी हंसी से उन्हें चिढ़ाने लगे। विजय के उल्लास में जैसे यही हंसी तीखे मजाक के रूप में शिवेन के होठों पर जलने लगी। उधर शहनाई वाला पागलों की तरह नैनों के बाण से बींध लिए प्राण बजा रहा था। दक्षिण की खिड़की पर बहते बकुल के हलकोरों के साथ गहरी सांसें बह चली थीं। शिवेन ने कहा, किसी से ना हो पाया, इधर पूछकर देख लीजिए। उसने बाईं तरफ दुल्हन रानी की ओर इशारा किया। एक ने पूछा, क्यों भाई रानी? रानी शर्म के मारे अपनी सिल्क साड़ी के अंदर छिप गई। अचानक किसी ने कहा, मैं कर सकती हूँ। सबने मुड़कर उसकी तरफ देखा। रानी की फुफेरी बहन माया। उसके चेहरे पर महफिल वाली चमक नहीं थी, बल्कि उस पर उसके रूखे बाल उड़ रहे थे। दिखने में ठीक ठाक, उम्र होगी 20 या 22। आई है कलकत्ते से, पढ़ी लिखी लड़की है, अकेली आई है। सबने देखा कि माया होंठ दबाए मुस्कुरा रही थी, जैसे बाकियों की ही तरह छलावे की हंसी हो। सबने उसे हंसी में उड़ा दिया। शिवेन ने कहा, सच? माया बोली, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको लगता है कि हम सब हार जाएंगी? दीजिए सिगरेट और माचिस। सभी खिलखिलाकर हंस उठे। सबसे ऊंची आवाज़ वाणी की थी, पर सबकी हंसी भी कुछ लगाम लगी सी थी। सबकी भौहें कुछ चौंधिया रही थीं। अगले ही क्षण माचिस जलने की आवाज़ हुई। दिखाई दिया कि माया के होठों के बीच सिगरेट दबी है।
उसे सुलगाकर 2 उंगलियों के बीच पकड़े उसने गिन गिन कर 3 कश लिए, जैसे कि बड़ी एक्सपर्ट हो। फिर हंसी। उम्मीद थी कि सभी हंस उठेंगे, लेकिन माया के होठों के बीच का धुआं जैसे हर किसी के चेहरे पर बैठ गया। न जाने क्या बात हो गई, हंसी रुक गई। सबने आंखों ही आंखों में चुपचाप एक दूसरे से बातें कर ली। दबा सा विद्वेष और घृणा आंखों और होठों के किनारे नजर आने लगे। महफिल एसिड की गंध पा चुके सांप की तरह स्तब्ध संदिग्ध हो उठी। शिवेन के डगलसी मूंछ के किनारे दिखाई दी मछली की सुगंध पाने वाले अभिज्ञ चतुर बिल्ली की हंसी। माया पर टिकी हुई उसकी एक आंख जरा छोटी हो गई, जैसे कि कह रहा हो, अच्छा पहचान गया। बोल उठा, गुड, इसे कहते हैं स्पोर्टिंग स्पिरिट, मुझे बहुत पसंद है। कहते हुए उसने दोनों नोट माया के हाथ में दे दिए। देते वक्त उसकी उंगली ने माया के हाथ को जरा सा छू दिया। माया मन ही मन कुछ चौंकी, घबराई, पर ऊपर से मंद मंद मुस्काती रही। बाकी सबने हंसने की कोशिश की, लेकिन वो हंसी भी बेजा थी। कहीं कोई दरार पड़ चुकी थी। पहले तो वाणी बिल्कुल निर्वाक हो गई, फिर अचानक बोली, मैं ज़रा आती हूँ भाई शिवेन। ये कहकर वो निकल गई। फिर भरी महफिल से सभी एक एक करके विदा लेने लगे। सभी की नज़रें माया के चेहरे के कांथा पर सुइयां चुभाती गईं। माया भी उठी, वैसे ही शिवेन की तरफ देखकर मुस्कुराई। इसी बीच आंखें थैलियों में बैठने लगी थीं। कुछ त्रास था, थोड़ी विषन्नता। मूंछ मोड़े कुछ उनींदी आंखों से एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ शिवेन ने सिर हिलाया। पूछा, कलकत्ते में कहाँ घर है? माया ने कहा, 3/12 भवानी पाठक लेन में। पर दुल्हन रानी की आंखें विद्वेष से जल रही थीं। नानी ने फुसफुसाकर कहा, इस सुवर्ण ने विधवा होने के बाद लड़की का दिमाग ही खराब कर दिया है। सुवर्ण माया की माँ का नाम है। अब कहीं जाकर शहनाई वाले के ताड़ी निगलने वाले तगड़े हृदपिंड में थकान आई है। धुन अजीब सी थी। आंसुओं की धारा में बह तेरी राह निहारूं रे वाली धुन बज रही है। महफिल वाकई ख़त्म हो चुकी थी। उत्सव के अंत होने पर भोज के कूड़े खुरचनों पर एक और महफिल बैठ गई थी। वहाँ रानी के माँ बाप भी थे। वहाँ थे छीछी, खुसुर पुसुर, घृणा और विद्वेष। केवल यही नहीं, बल्कि केवल पैसों की लालसा भी नहीं, रिश्तेदारों की नाक कटवाने का लालच और उसका स्वाभाविक घटियापन भी सबको नजर आ रहा था। वाणी ने कहा, दामाद बेवकूफ़ थोड़ी है, मैंने साफ देखा कि वो कैसे मुस्कुरा रहा था। समझा होगा कि उसकी सभी सालियां ऐसी ही हैं। सबके सिर शर्म से झुका दिए। माया पास आकर खड़ी हुई। तुरंत सभी चुप हो गए। सबकी आंखों से कांटे बरसने लगे। माया ने ये सब देखकर भी अनदेखा कर दिया। पैसे की भी कोई बात नहीं की। चेहरे पर बिखरे रूखे बाल हटाते हुए रानी की माँ सुखदा से हंसकर पूछा, मामी बहुत नींद आ रही है, कहाँ सो? सुखदा ने दूसरी ओर मुंह फेरते हुए कहा, बड़ी बहू के कमरे में। सबको एक बार तिरछी नज़र से देखकर मुस्कुराकर माया चली गई। उसकी नर्म छाती की तहों में मोड़कर रखे नोट पसीनों के बूंदों से नम हो रहे थे। नोट पर छपे सिंह गरज रहे थे और माया की धड़कन और तेज हो रही थी। वाणी ने फुफकते दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, चाहे तुम फुफेरी बहन ही क्यों ना हो, देखती हूँ तुम्हें कैसे ठिकाने लगाना है। रात बीत चली। तय हुआ कि नाश्ता करके सुबह 10 बजे नवदंपति गाड़ी में रवाना होंगे। बाकी रस्में कलकत्ते पहुंचकर पूरी होंगी। लेकिन पूरे घर में न जाने क्या हो गया था। रानी की भाभियां और बहनें, बाकी सभी रिश्तेदार फुसफुसाते ही रहते। हवा भी वैसी ही सनसनाकर चल रही थी, जैसे कड़वे धीमे स्वर में छी छी कर रही हो। माया बड़ी बहू के कमरे में चाय पी रही थी। रानी की छोटी बहन आई और मुंह बनाकर बोली, माया दी,
माँ तुम्हें खाने वाले कमरे में बुला रही है। पल भर के लिए माया की आंखों पर कोई छाया खेल गई, फिर वो होंठ दबाए हंसी। बिखरा हुआ बासी जूड़ा जरा संवारने की कोशिश की, पल्लू सहेज लिया, सीने को हाथ से दबाया। पहुंचकर उसने देखा कि मामला छोटा मोटा नहीं, जैसे सभा बैठी हुई हो। सुखदा थी, उनके पति प्रकाश रंजन भी बैठे थे। जो भी हो, भांजी तो उन्हीं की ठहरी। घर की बहू बेटियां थीं और भी 2-4 रिश्तेदार थे। सबसे बढ़कर थी वाणी खुद। यहाँ तक कि रानी भी कंधे पर गठबंधन लिए बैठी थी। शिवेन दूसरे कमरे में गया था, अपने दोस्त दिनेश के पास। सबके चेहरे गंभीर थे। नानी ने फुसफुसाकर कहा, एक तो कलकत्ते में रहना, ऊपर से गरीबी, ये लड़की एकदम बर्बाद हो चुकी है। सुखदा ने माया से कहा, क्या बहन जी ने तुझे ये सब भी सिखाया है? माया जैसे कुछ समझी नहीं, बड़ी बड़ी आंखें उठाकर बोली, क्या? वाणी झट से जल उठी, ज्यादा बनो मत, ये सिगरेट बीड़ी पीना कब से चल रहा है? माया का जर्द चेहरा कुछ काला पड़ गया। बोली, मैं तो नहीं पीती। वाणी और जल उठी, कड़वे स्वर में बोली, तो क्या सिर्फ पैसे मिलने पर पीती है? कमरे भर की आंखों ने जैसे उससे यही निःशब्द प्रश्न किया। माया ने बड़े ही आश्चर्य के स्वर में कहा, भला सिगरेट पीने के लिए भी कोई पैसे देता है क्या? कोई बोल उठा, कितनी शैतान है। माया ने फिर कहा, वो तो जमाई बाबू के साथ शर्त लगी थी इसलिए। सभा की प्रतिनिधि नेत्री वाणी चिंगारी की तरह फुफक उठी, सब जानते हैं कौन लोग शर्त लगाकर सिगरेट फूंकते हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन इस घर में वो सब नहीं चलेगा। जा शिवेन को पैसे लौटा करा। माया को लगा जैसे उसके सीने में वे शेर उसे नोचने लगे हों। बोली, पैसे तो मुझे जमाई बाबू ने दिए हैं। वाणी और जोर से हिल उठी, अब इतना भी जमाई बाबू का लाड़ जताने की जरूरत नहीं, पैसे लौटाने पड़ेंगे। निर्वाक रहकर क्रुद्ध आंखों से कमरे भर ने वाणी के साथ हामी भरी। यहां तक कि रानी ने भी मन ही मन कहा, शैतान कहीं की। माया ने शांत, सुस्त परंतु स्पष्ट आवाज में कहा, क्यों पैसे लौटाऊं वाणी दी? क्रोध और घृणा से पूरा कमरा निस्तब्ध था। वाणी जैसे उसे मारने आई। वो सब नहीं जानती, वो सब करके पैसे लेने के ढेरों जगह हैं, यहां नहीं चलेगा। माया ने और भी स्पष्ट स्वर में कहा, लौटाना हो तो तुम लोग लौटा आओ, मैं खुद नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो पल भर के लिए खड़ी रही। पूरा कमरा असहनीय क्रोध और घृणा से निस्तब्ध था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि माया ने किसी भी हाल में पैसे नहीं निकाले। बिखरा हुआ जूड़ा दिखाते हुए बाहर चली गई। सुखदा ने कड़े स्वर में पति से कहा, क्या भांजी है तुम्हारी, जरा अपनी बहन को भी लिख दो। वही तय हुआ। इससे कम से कम माया घर लौटकर अपनी मां के सामने पकड़ी जाएगी। फिर भी पूरा कमरा जलता रहा। उधर विदाई की भी जल्दी थी। इसी समय बाहर के कमरे में शिवेन और दिनेश जम गए थे। दिनेश ने आंखें फाड़ते हुए कहा, सच में? शिवेन बोला, सच में। ऐसे फूंक रही थी कि मिनर्वा कैफे की मिस कैथी को भी चलता कर दे। शिवेन मुखर्जी की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं, मैं तो देखते ही समझ गया था। झट से 20 रुपए मार लिए, पता पूछ लिया है। दिनेश बोला, सच में? गुड बॉय, काम निपटा कर रखा है। और क्या, शिवेन बोला, प्लाईवुड का धंधा करता हूँ। लड़की कितनी भी पतली हो, ब्रेन तो पक्का भारी है भाई। दोनों दोस्त एक दूसरे की आंखों में देख हंसे। फिर जाने की घड़ी आई। तमाम व्यस्तता के बीच माया ने सुखदा और प्रकाश रंजन के पांव छुए। उसके हाथ में एक छोटी पोटली थी। किसी ने कुछ नहीं पूछा, रुकने को भी न कहा। प्रकाश रंजन उसे एक चिट्ठी थमाते हुए बोले, तेरी माँ को देना मेरी चिट्ठी, न भी दी तो मैं बाद में जान जाऊंगा। माया सिर हिलाकर चली गई।
केवल इतनी व्यस्तता के बीच भी घर भर के लोगों ने पल भर के लिए विस्मित असह्य क्रोध से उसका चले जाना देखा। शहनाई वाला एक जानी पहचानी भैरवी धुन बजा रहा था। विदाई के लिए बहुत से लोग स्टेशन आए, उनमें वाणी भी थी। गाड़ी कुछ देर से चल रही थी। शिवेन और दिनेश सिगरेट पीने के लिए ज़रा अलग हटकर भीड़ के साथ मिल गए। अचानक उनकी नज़र माया पर पड़ी। सीने पर दोनों हाथ रखे खड़ी थी। शिवेन ने नाम लेकर ही पुकारा, माया ना। अपना नाम सुनकर माया ने चौंक कर देखा। पल भर की हैरानी के बाद अचानक मुस्कुराकर बोली, जमाई बाबू आप इस गाड़ी में जा रहे हैं? शिवेन ने एक दफ़ा दिनेश की ओर देखा और कहा, हाँ, क्या तुम भी इसी गाड़ी में जा रही हो? तुम? ये संबोधन सुनकर माया की हंसी में एक चमक सी आई। बोली, हाँ। फिर एक ही कमरे में चलते हैं। आप लोगों की टिकट कौन से क्लास की है? सेकंड। तुम्हारा थर्ड का है? कोई बात नहीं, चार्ज दे देंगे, चलो चलो। हाथ पकड़े बगैर भी जैसे उसका हाथ पकड़कर ले गया शिवेन। शायद उसके शिकारी जीवन के अनुभव ने उसे अपनी नववधु रानी की जरा भी याद नहीं दिलाई और सबकी आंखों में दिखाई दिया एक अशुभ संकेत। वाणी ने रानी के कानों में कहा, संभलना, डायन पीछे पड़ी है। गाड़ी आई। रानी की छोटी बहन उसके साथ गई और थे पितृहीन शिवेन के अभिभावक उसके मौसाजी। वाणी ने जैसे उन्हें भी आंखों से सावधान करना चाहा। लोकल ट्रेन मंद गति से चलने लगी। माया रानी के बगल में बैठी थी, पर रानी उससे मुंह फेरे हुए थी। क्रोध, घृणा और अभिमान से नववधू की आंखें भर आती थीं। माँ बाप को छोड़कर आने की व्यथा उसके सामने छोटी पड़ गई। शिवेन और दिनेश अगल बगल बैठे थे, माया और रानी के सामने। मौसाजी थोड़ी दूर बैठे थे। वैसे भी वे शिवेन के कृपा प्रार्थी थे। उसी के पैसे से खरीदे नए कपड़ों में सज धज कर आए थे। उससे कुछ दबते भी थे। शिवेन ने माया का परिचय दिनेश से कराया, फिर कहा, तुम बिना बताए ही निकल गई। माया ने कहा, मुझे लगा गाड़ी छूट जाएगी। शिवेन के मूंछों के किनारे नाचती हंसी जैसे खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो कनखियों से रानी को देख रहा था। भग्निपति के लिए जितना स्वाभाविक हो, उससे ज़्यादा रस भरे स्वर में उसने माया को रिसेप्शन का विशेष न्योता दिया। फिर कहा, आज ही चलो ना। माया ने चुपचाप हंसकर सिर हिलाया। कुछ विद्रूप के स्वर में शिवेन ने पूछा, कोई राह देख रहा है क्या? माया होंठ दबाकर मुस्कुराई और फिर उसने सिर हिलाकर हामी भरी। शिवेन की बातें खत्म ही नहीं होती थी। दिनेश केवल निर्लज्ज सा देखता था। माया ने एक दफ़ा रानी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ सिल्क की साड़ी सिकुड़ा हुआ पत्थर बन गई थी। बिल्कुल चुप, मुड़कर देखा तक नहीं। रानी के गले में जो आ फंसा था वो अब आंखों के रास्ते निकल रहा था और माया के सीने को नुकीले नाखूनों वाले वे जानवर खरोचते जा रहे थे। शियालदा स्टेशन आया। शिवेन ने कुछ एकांत में माया से कहा, जल्दी ही तुम्हारे घर आऊँगा। फिर टैक्सी बुलाई गई। माया ने उनसे विदा ली। शिवेन और दिनेश ने उसे जाते हुए देखा और फिर एक दूसरे को। भवानी पाठक लेन में शाम हो आई थी। वहाँ की एक संकरी गली। यहाँ कभी कभार फाल्गुन की आखिरी हवा गलती से घुस जाती है। घुसती भी है तो गुस्से से पथ भ्रष्ट होकर। ऐसे में माया आ पहुँची। 3/12 नंबर वाला घर बिल्कुल आखिर में है। पहली मंजिल का दक्षिण वाला घर माया का है। बिजली का कनेक्शन नहीं है। लालटेन जलाकर पढ़ने बैठे हैं 14, 12, 10 और 8 बरस के 4 बच्चे, माया के छोटे छोटे भाई बहन। उसका 18 बरस का भाई ज़रूर ट्यूशन के लिए गया होगा। माया सबसे बड़ी है। बिस्तर की एक तरफ उसकी बीमार माँ सुवर्ण लेटी हुई थी। पति को गुजरे 4 साल बीत गए। बाकी सब कुछ के साथ उसका शोक भी कलेजे पर भार बना रहता है। भाई बहन माया को देखकर खुशी से उछल पड़े। माँ, दीदी लौट आई है। खूब खाया ना तूने शादी में? माया हल्के से मुस्काई।
सुवर्ण ने धीरे धीरे करवट बदली। बोली, आ गई माया? हाँ माँ। दीदी तू ये सब क्या लेकर आई है? दिखाती हूँ, पहले बैठ तो। सुवर्ण बोली, तू तो दोपहर को लौटने वाली थी ना? माया बोली, तभी लौटने वाली थी, लेकिन फिर मैं सीता दी के कपड़े बदल कर उन्हें लौटा कर ही आई और थोड़ा सा घूम भी लिया। शादी ठीक ठाक हो गई? लड़का कैसा है? सब अच्छा है माँ। भैया भाभी ने मेरे बारे में पूछा? हाँ, बड़ा अफसोस कर रहे थे। सुवर्ण ने गहरी सांस ली, फिर माया की तरफ देखकर कुछ चौंक सी उठी। उतावली होकर बोली, तू इतनी सूख क्यों गई है माया? तेरे हाथ में क्या है? माया ने लालटेन सामने लाकर अपने हाथ का बोझ उतारा। बोली, तुम्हारी वो 8 रुपए वाली दवा लाई हूँ माँ। उद्वेग भरे स्वर में सुवर्ण ने पूछा, कहाँ से? माया चुपके से मुस्काकर बोली, बताती हूँ। और हेना, मीनू, नोंटी, बीरू के लिए कपड़े। इतना कहना था कि चारों नए कपड़ों पर झपट पड़े। सुवर्ण ने वैसी ही व्याकुल आवाज में पूछा, कहाँ मिले पैसे? माया हंसकर बोली, बताती हूँ। कहकर उसने प्रकाश रंजन की चिट्ठी सुवर्ण को दी। मामा ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है। सुवर्ण ने अस्वस्थ आंखों से भौहें सिकोड़े हुए चिट्ठी पढ़ी। काफ़ी लंबी चिट्ठी थी। फिर बड़ी देर तक आंखें मूंदे चिट्ठी को सीने से लगाए पड़ी रही। माया चुपचाप माँ के पास बैठी रही। उसके छोटे छोटे भाई बहन तब नए कपड़े देखने में और कौन सा ज़्यादा अच्छा है ये निर्णय लेने में मग्न थे। सहसा सुवर्ण ने गहरी सांस छोड़कर कहा, इससे पहले कभी सिगरेट पी है तूने? माया बोली, नहीं माँ। सुवर्ण ने आंखें खोलकर पूछा, तकलीफ नहीं हुई? माया कुछ न बोली। सुवर्ण ने पुकारा, माया। माया बोली, हाँ माँ, बहुत घटिया महक थी, मुझसे सहा न गया, रात को उल्टी आ गई। सुवर्ण बोली, फिर भी? वो और कुछ कह न सकी। दुबले पतले हाथों से उन्होंने माया को अपनी ओर खींचा। माया की अश्रु भरी आंखों को आंचल से पोंछते हुए दबे स्वर में बोली, रो मत। ज्वार में भरी गंगा की तरह दोनों निशब्द थे।